दोस्तों आप सभी को अमन ओम पाटीदार का नमस्कार। हम एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कर चुके हैं। अब हम करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 सिविल जज मध्य प्रदेश के लिए प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेंस में आंसर राइटिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जजमेंट राइटिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब सवाल ये कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है और बाकी पार्ट एमपी अकोमोडेशन का उतना इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है ना। हम देखते हैं मेंस में लगातार क्वेश्चन सेक्शन 12 और 13 के बेस्ड ही आते हैं, है ना। कंपोजिट टेंडेंसी, सेक्शन 30 की रिक्वायरमेंट क्यों है और ग्राउंड्स जो 12 में दे रखे हैं 16 ग्राउंड्स, लगभग इन 3-4 जगह ही मेंस के क्वेश्चन घूमते हैं। उसका कारण ये है कि सिविल जज को जो काम करना होता है प्रैक्टिकली उस पर क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं और बाकी जो पार्ट है उस पर ध्यान कम दिया जाता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम एमपी अकोमोडेशन एक्ट की बात करें, जो प्रैक्टिकल यूज है वो चैप्टर 2 का है। वहीं बाकी पार्ट की हम बात करें तो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की बात है। अब आरसीए अथॉरिटी अलग डिफाइन की हुई है ना। डिप्टी कलेक्टर रैंक का होता है, कलेक्टर नियुक्त करता है, स्टेट की कंसेंट होती है ना। तो वो एक अलग अथॉरिटी है और जुडिशरी एक अलग अथॉरिटी है। तो चूंकि आपको सिविल जज बनाना है तो इसलिए वो क्वेश्चन भी आपसे उसी पार्ट के पूछेंगे जो प्रैक्टिकली आपके काम का है। एक बात ये। सेकंड, एमपी अकोमोडेशन का चैप्टर 3 हमें अक्सर टफ लगता है। देखो एक बात ये समझ लो कि एमपी अकोमोडेशन एक्ट 1961 का है ना। आज से 50-60 साल पुराना वो एक्ट है। तो उस एक्ट को थोड़ा सा हमें इस नजरिए के साथ पढ़ना होगा कि वो उस समय की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया था, ना कि आज की। वर्तमान स्थिति में एमपी अकोमोडेशन एक्ट को चेंज करना बहुत आवश्यक है। अब उस समय स्थिति क्या थी, है ना। व्हाई एक्ट इज मेड, ये एक्ट क्यों बनाया गया, बेसिकली इसका रीजन था प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स वेयर डेथ ऑफ अकोमोडेशन, जहां अकोमोडेशन की कमी है ना। 1960 की स्थिति में अगर हम बात करें, आजाद हिंदुस्तान जिसको मात्र 10 साल हुए थे, उसके पास अकोमोडेशन कम था। तो इसीलिए लैंडलॉर्ड कहीं अपनी दादागिरी और मनमानी ना करे और वहीं टेनेंट के साथ कोई अन्याय ना हो, इसके लिए उन्होंने इस एक्ट को बनाया। अब इस एक्ट में उन्होंने जो सेक्शन 12 में 16 ग्राउंड्स दिए कि आप एक टेनेंट को अपने घर से इन 16 आधारों पर ही निकाल सकते हो। ये लाइन हमें कहाँ मिलती है, जब हम सेक्शन 12 के 1 का जो पहली लाइन पढ़ते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, है ना। ये क्या होता है कि नॉन ऑप्शन क्लॉज कहलाता है। क्या नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग जो है ना, ये नॉन ऑप्शन क्लॉज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसका जो इफेक्ट है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट है और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब होता है क्या है, कई लॉ में अलग अलग बातें हुई है। जैसे अगर टेनेंट और लैंडलॉर्ड ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है ना, कि हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ये हमारे 1 साल रहेगा और 1 साल बाद ये घर छोड़ के चले जाएगा। अब हमारा ये कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट लागू हो और एमपी अकोमोडेशन एक्ट का कहना है कि नहीं, वो बाहर तब जाएगा या तो उसकी मर्जी से चले जाए खुशी खुशी, या लैंडलॉर्ड को अगर बाहर करना होगा तो ये 16 ग्राउंड्स में से एक ग्राउंड उसको प्रूव करना होगा कोर्ट में और तभी हम ऑर्डर करेंगे उस टेनेंट के एविक्शन का। तो मतलब सर मेरे कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, तो मतलब हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया, नहीं, बिल्कुल भी आपके कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। इवन अगर आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि हम ये 16 ग्राउंड में से सिर्फ 5 ही ग्राउंड को मानेंगे, या एक केस में ऐसा हुआ भी था, उसमें दोनों लैंडलॉर्ड और टेनेंट ने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जब तक मैं पैसे दे रहा हूं तब तक कोई मुझे बाहर न किया जाए, है ना। इसका क्या मतलब है कि आपने जो 16 ग्राउंड से उसमें से एक ग्राउंड को तो एक्सेप्ट कर लिया, बाकी 15 ग्राउंड को आपने रिजेक्ट कर दिया। तो कोर्ट ने इसको गलत माना कि ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो एमपी अकोमोडेशन एक्ट के प्रोविजन से कॉन्ट्ररी हो उन्हें नहीं माना जाएगा, है ना। इसलिए क्या मान्य होगा, एमपी अकोमोडेशन एक्ट मान्य होगा। अब इसका जो ओवरराइडिंग इफेक्ट है वो कहां कहां पर है, ऑल लॉस, है ना। जितने भी कानून बने हुए इस प्रकार के इससे रिलेटेड, जहां पर दोनों एक जैसी बात आपको नजर आए, तो उसमें प्रिवेल कौन करेगा, एमपी अकोमोडेशन एक्ट जो लोकल लॉ है एमपी का वो प्रिवेल करेगा। जैसे हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करें तो जो उसका लीज का जो चैप्टर है उसमें प्रोविजन है कि आप नोटिस देके बता सकते हो, जैसे ही नोटिस का पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको अधिकार मिल जाएगा कि आप उसको एविक्ट करें। लेकिन ऐसा एमपी अकोमोडेशन एक्ट में नहीं है, तो इसलिए एमपी अकोमोडेशन एक्ट मान्य होगा।
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजन भले ही आपको अच्छे लगे पर वो मान्य नहीं होंगे, वो अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि आपने लगाया हुआ है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट टू एनी लॉ। और तो सारे लॉज जो इस प्रकार की बात करते हैं उन सब पर एमपी अकोमोडेशन एक्ट रखता है ओवरराइडिंग इफेक्ट। नेक्स्ट और कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करता है। वही मैं आपको बता चुका हूं कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करें, आप कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट करें, वो जहां एमपी अकोमोडेशन एक्ट के किसी भी प्रोविजन को कॉन्फ्लिक्ट आएगा, उससे कॉन्ट्ररी होगा, तो वहां तक वो उसके बाद वो नहीं माना जाएगा, मतलब है ना। उसके बाद आगे क्या बोलता है वो एमपी अकोमोडेशन एक्ट का जो सेक्शन 12 है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट इन एनी अदर लॉ और कॉन्ट्रैक्ट, नो सूट शैल बी फाइल्ड इन एनी सिविल कोर्ट अगेंस्ट द टेनेंट फॉर हिज एविक्शन फ्रॉम एनी अकोमोडेशन एक्सेप्ट ऑन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो 16 ग्राउंड आपको दे रखे हैं और नो सूट शैल बी फाइल्ड इन एनी सिविल कोर्ट, है ना। स्पेसिफिकली आपको मना कर रखा है कि इनके सिवा कोई भी ग्राउंड आपके पास नहीं है। इसका ये मतलब है कि लैंडलॉर्ड के पास जो अधिकार होना चाहिए कि मैं इसको घर से बाहर निकालूं, वो अधिकार एमपी अकोमोडेशन एक्ट ने आपसे छीन लिया है। इसका मतलब कि अब लैंडलॉर्ड को अपने टेनेंट को घर से बाहर करने के लिए टेनेंट के द्वारा उन 16 में से एक गलती का करना जरूरी है। जब तक टेनेंट गलती नहीं करेगा उसे बाहर नहीं किया जाएगा। और वो गलती, वो जो ग्राउंड से, वो उसकी गलतियां ही है कि ये 16 गलती अगर वो करता है तब जाके आपका राइट अराइज होगा उसको एविक्ट करने का। जब तक वो 16 ग्राउंड्स अराइज नहीं होंगे आप अपने टेनेंट को किसी भी स्थिति में कोर्ट से उसे बाहर नहीं करा सकते। और सबसे पहले कोर्ट चेक करेगा आपके केस आने के बाद कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप है कि भी नहीं, है ना, वो प्रॉपर्टी अकोमोडेशन है कि नहीं। तो लैंडलॉर्ड को पहले तो अपनी प्रॉपर्टी को अकोमोडेशन प्रूव करना है ना। पहले तो एज्यूम करती है कोर्ट की अकोमोडेशन ही है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उस पर फिर डिस्प्यूट होगा, पहले तय होगा कि वो अकोमोडेशन है कि नहीं है। नेक्स्ट बात ये होगी कि इनका जो रिलेशनशिप है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का, वो लैंडलॉर्ड टेनेंट का है या नहीं। अगर नहीं होगा तो भी सूट डिसमिस हो जाएगा। तो दोस्तों हमको इस इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ इस प्रकार से डील करना है। मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया पार्ट्स में कि हम इस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे। जैसे हम 12(1)(a) का जो ग्राउंड है उसके साथ 12(2) पढ़ेंगे, 12(3) पढ़ेंगे, है ना, फिर सेक्शन 13 पढ़ेंगे। वैसे 12(1)(b) के साथ 14, 15, 16 इनको साथ में पढ़ेंगे। 12(1)(c), d, i, l, n और p के सारे ग्राउंड्स का इंडिपेंडेंट ग्राउंड्स है और इनके साथ कोई और सेक्शन या क्लॉज अटैच नहीं है, इसलिए हम इन सभी को एक साथ पढ़ लेंगे। बाकी सबके साथ सेक्शन 12 का कोई सब क्लॉज साथ में है या कोई सेक्शन साथ में है बाद वाला, इसलिए हम उनको अलग पढ़ेंगे। देन 12(1) का e और f, फिर 12, 4, 5, 6 और सेक्शन 17 और कंपोजिट टेनेंसी, ये हम पूरा पार्ट साथ में देखेंगे। फिर 12(1)(gh), 12(7), 18 और 21 सेक्शन भी हम इसके साथ देखेंगे। ऐसे ही पूरा चार्ट मैंने इसको बना रखा है। तो सेक्शन 12 से लेकर 23 तक सभी इसमें कवर हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हम हमारे चैप्टर 3 को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें कौन कौन सी बातें हैं। अक्सर बच्चों को सेक्शन 13 थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन सेक्शन 13 बहुत आसान है। तो मैं नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसमें हम 12(1)(a) के ग्राउंड्स की बात करेंगे, 12(2), 12(3) की बात करेंगे और मेजरली सेक्शन 13। और ये बता दूं कि सेक्शन 13 का रोल लगभग हर ग्राउंड पे होता है ना। जब टेनेंट किसी भी ग्राउंड पे जाएगा तो सेक्शन 13 में जो फॉर्मेलिटीज है, जो मैंडेटरी कंडीशन है, वो उसको अप्लाई फुलफिल करनी है और तभी इसको हेल्प मिलेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर प्लानिंग कि हम इस चैप्टर 3 के साथ कैसे डील करने वाले हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मेंटली प्रिपेयर हो जाइए और उसके बाद हम इसको फिर एक एक करके पढ़ेंगे।